राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस में पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की इकाई 2 में यानी खंड ए और खंड ए में इकाई 2 में हम आधुनिक जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें हमने एक पहले पढ़ ली राजनीतिक सहभागिता, हमने का अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक संस्कृति का, जो कि अवधारणा नंबर 2 है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र की पारस्परिक पूरकता, इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण में संबंध क्या है, राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है, ये सभी पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का यानी WG जो है व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, इन विषयों से संबंधित आप परामर्श ले सकते हैं और इनके पाठ डेली अपलोड होते हैं, जिससे आप ग्रुप में बने रहेंगे तो आपके साथ से यानी आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और अधिक से अधिक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि परीक्षा से संबंधित सामग्री अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये 9 जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स का हम आज अध्ययन करेंगे। ये जो 9 पॉइंट्स है, तो 9 पॉइंट्स से हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए आज ये जो परीक्षा में आने वाले इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न है जैसे राजनीतिक संस्कृति क्या है, परिभाषित कीजिए। प्रश्न होगा राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। अभिजातीय संस्कृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, इसके मुख्य मुख्य प्रकार लिखने हैं। राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन हैं, उनका नाम लिखना है। आमंड और पॉवेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषाएं क्या है, वो लिखनी है, आमंड और पॉवेल की। राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण में क्या संबंध है, बताइए। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में क्या संबंध है, राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये 9 प्रश्न है, 9 बिंदु है और 9 ही प्रश्न है। इन 9 प्रश्नों का अध्ययन जो है वो स्वतः ही आप इसमें कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषाएं। जैसे पहला ही प्रश्न था कि राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, देखिए राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, समाजशास्त्रीय कंसेप्ट है, जो किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा उस व्यवस्था के प्रति जो अभिवृत्तियां, विश्वास, प्रतिक्रियाएं और जो राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, उससे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक संस्था है और उस संस्था के जितने भी लोग हैं, जैसे 10, 20, 50 जो लोग, उन लोगों की उसके प्रति निष्ठाएं क्या है, विश्वास क्या है, उसके प्रति प्रतिक्रियाएं क्या है, वो उस संस्था की क्या हो गई, राजनीतिक संस्कृति हो गई। यानी उससे उसकी राजनीतिक संस्कृति हो गई। अर्थात हम इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास सामान्य संस्कृति है। मोबाइल की स्क्रीन को आप इस प्रकार कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से आप देख सकें। तो सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास सामान्य संस्कृति है तथा सामान्य संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। सामान्य संस्कृति के जो राजनीतिक स्वरूप दिए जाते हैं, अर्थात उनके जो नियम वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए अपन पहले ही देख रहे थे कि किस किस की परिभाषाएं हमें पढ़नी थी। आमंड पॉवेल की परिभाषा पढ़नी थी। तो पॉवेल क्या कहते हैं इसके बारे में, पॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुक्तताओं का की शैली है।
मतलब राजनीतिक संस्कृति, संस्कृति का अर्थ जैसे मान लो एक परिवार है, एक परिवार और एक परिवार में 20 मेंबर है, उन 20 मेंबर्स के अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, 20 मेंबर्स की मतलब अलग अलग उस परिवार के नियम है, तो वो उस परिवार की क्या हो गई, संस्कृति हो गई ना, अर्थात उनके संस्कार हो गए। तो इसी प्रकार एक जो बड़ा समूह है, अपना देश है, अपना देश, अपने देश की भी राजनीतिक संस्कृति है, अर्थात अपने देश के कुछ कानून, कुछ परंपराएं, कुछ संस्कृतियां यानी कुछ नियम जो है वो मेल खाते हैं, समान है, इसलिए इस राजनीतिक संस्कृति का पार्ट दिया गया है। एलन बोल क्या कहते हैं, देखिए एलन बोल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों का समूह से होता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किससे होता है, समाज की जो अभिवृत्तियां होती है, एप्टीट्यूड्स होती है, एटीट्यूड्स होते हैं, और समाज की अभिवृत्तियां होती है, उनका विकास होता है, विश्वास होता है, और उनके मूल्य होते हैं, मतलब सामूहिक मूल्य होते हैं, सामूहिक के कुछ दायित्व होते हैं, और उन दायित्वों को मिलाकर के राजनीतिक संस्कृति कहा गया है। लुसियन पाई क्या कहते हैं, लुसियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है, जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे अंतर्निहित विचार या नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अर्थात एक समूह है और उस समूह के नियम बनाए हुए हैं, वो नियम उस सारे समूह को प्रभावित करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिक संस्कृति है। सिडनी बर्वा क्या कहते हैं, सिडनी बर्वा कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्त्यात्मक प्रतीकों, मूल्यों की वह व्यवस्था नीति है जो उस परिस्थिति अथवा देश को परिभाषित करती है। कहने का अर्थ है कि एक देश के जो अनुभव है, उसके साथ में विश्वास है, उसके साथ में अभिव्यक्तियां हैं, उनके प्रतीक है, उनके मूल्य हैं, वो सारे मिलकर के एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो और वो व्यवस्था क्या कहलाती है, उस देश की राजनीतिक संस्कृति कहलाती है, जिससे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी राजनीतिक संस्कृति के जो तत्व है वो कौन से हैं, राजनीति जो है वो किस किस से निर्धारित होती है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो राजनीति को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है इसमें इतिहास, हिस्ट्री। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास ऐतिहासिक परंपराओं, प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों द्वारा होता है। ऐतिहासिक परंपराओं जैसे इतिहास में कोई घटित घटना है और उस घटना से देशवासियों को क्या क्या सामना करना पड़ा, उससे क्या लाभ हुआ, क्या नफा नुकसान हुआ, उस इतिहास की वो घटना या तो वापस अच्छी घटना है तो वापस हमेशा रिपीट होती रहे, या वो घटना अगर बुरी है तो वो वापस रिपीट नहीं हो। तो उनके आधार पर जो मूल्य या जो घटक निर्धारित किए जाते हैं वो इतिहास है, यानी उसके आधार पर भी हमारी राजनीतिक संस्कृति है वो टिकी हुई है, प्रभावित होती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी और लोकतांत्रिक है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, राजनीतिक संस्कृति संविधान के आधार पर चलती है। इंग्लैंड की राजनीतिक जो निरंतरता और फ्रांस की क्रांति जो है वो राजनीतिक संस्कृति का परिणाम है। इंग्लैंड की राजनीतिक जो निरंतरता और फ्रांस की जो क्रांति है वो किसका परिणाम है, वहां की राजनीतिक संस्कृति का परिणाम है। दूसरी है धार्मिक विश्वास। धर्म भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। कैसे, देखिए वर्तमान समय में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल भूमिका निभाते हैं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और संस्था के प्रकार और उसकी स्वच्छता को प्रभावित भी करते हैं। धर्म जो है वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण ही नहीं करते हैं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और वहां के जो प्रकार है, अर्थात धर्म जो है, एक धर्म भी एक राजनीतिक संस्कृति का प्रकार में आता है। प्रकार और उसकी जो स्वच्छता होती है उसको प्रभावित, अर्थात जैसे मान लो अगर धर्म के अच्छे तत्व होंगे तो वहां की राजनीतिक संस्कृति स्वच्छ होगी, अच्छी होगी। भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक संस्कृति देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। भौगोलिक, जैसे कुछ देश बड़े हैं, कुछ देश छोटे हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे एक स्टेट के बराबर भी, अर्थात हमारे एक प्रांत के बराबर भी नहीं है, वो भी देश है, और कुछ देश जो है वो हमारे देश से भी बड़े हैं। तो जैसे बड़े देश की राजनीतिक संस्कृतियां छोटे देश की राजनीतिक संस्कृतियों से भिन्न रूप में होती है, निश्चित है। जैसे भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला विस्तृत देश है
तो यहाँ की संस्कृति में और दूसरे एक छोटे से देश की संस्कृति में बहुत फर्क होगा। समाज आर्थिक परिवेश, सामाजिक आर्थिक परिवेश, देश का धार्मिक जातीय विभिन्नता, उद्योगीकरण, रूढ़िवादिता, सामाजिक स्थितियां और आर्थिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। किस कौन कौन प्रभावित करते हैं? यानी धार्मिक जातीय विभिन्नता, देश में एक जाति के नहीं विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। उद्योग धंधे, अगर मान लो जिस देश में उद्योग धंधे ज्यादा होंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां के लोग सुखी होंगे। रूढ़िवादिता, अगर किसी देश में रूढ़िवादिता ज्यादा है। समाज की स्थितियां कैसी है, समाज के नियम क्या है, समाज मान लो रूढ़िवादी समाज है या वर्तमान के जो आधुनिक युग के समाज है। आर्थिक परिवेश अर्थात वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है। जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है वहां के नागरिक थोड़े संपन्न होते हैं और उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके तौर तरीके बदले हुए होते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है इसको प्रभावित करने में ये धर्म, जाति, उद्योग, रूढ़िवादिता ये भी प्रभावित करते हैं। आर्थिक रूप से विपन्न देश की राजनीतिक संस्कृति संपन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है कि जैसे मान लो अगर कोई देश गरीब देश है तो वहां की संस्कृति अलग होगी और जो अमीर देश है वहां की संस्कृति अलग होगी, संस्कृति भी अलग होगी, वहां के विचार भी अलग होंगे, उनकी सुख सुविधाएं अलग होगी। विचारधारा या मान्यताएं, विचारधाराएं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित कर उसके निर्माण में सहायक होती है। जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ये विचारधाराएं थी और इन विचारधाराओं ने वैश्विक स्तर या वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के विकास में अपनी सहायक भूमिका निभाते हुए प्रभावित किया। जैसे उदारवाद को मानने वाले, मार्क्सवाद को मानने वाले, पूंजीवाद को मानने वाले जो शासक थे उन्होंने इन सिद्धांतों से संबंधित देश में व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया था। तो विचारधाराएं भी राजनीतिक संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये तो थे निर्धारक तत्व। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। देखिए राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या है। राजनीतिक संस्कृति किसी देश की परंपराओं, सार्वजनिक संस्थाओं और क्षेत्रों की आत्मा होती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में हमारे देश की परंपराएं, समाज, राजनीति, धर्म यानी सभी तत्वों के जितने भी मूल्य हैं, देश को बनाने के जितने भी मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों को राजनीतिक संस्कृति में देखा जा सकता है, जिसमें नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक और उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि द्वारा समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है समन्वयकारी स्वरूप। समन्वय का मतलब होता है जैसे मान लो कोई 2 19-20 तत्व हैं, उनको मिलाकर के उनमें समानता स्थापित करना। राजनीतिक संस्कृति नवीन जीवन मूल्यों का उद्भव और अंत होता है। राजनीतिक संस्कृति में नवीन जीवन मूल्य उत्पन्न होते हैं और पुराने अंत होता रहता है। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों के प्रति सदा संघर्ष रहता है। बिल्कुल सही है। जब कोई नए मूल्य का जन्म होता है या कोई नए सिद्धांत जन्म लेता है तो प्राचीन सिद्धांत को वो नष्ट करने की कोशिश करता है। जब तक वह पुराने सिद्धांत को नष्ट नहीं कर देता तब तक नया सिद्धांत लागू नहीं होता है। राजनीतिक संस्कृति है जो प्राचीन और नवीन मूल्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करती है कि यहाँ पर जो राजनीतिक संस्कृति जैसे प्राचीन मूल्यों को नवीन मूल्य नष्ट करने का प्रयास करता है, तो वहां पर राजनीतिक संस्कृति जो है वो इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है और उन दोनों में समन्वय स्थापित करती है। यानी कुछ तो प्राचीन को छोड़ती है और कुछ नवीन मूल्यों से ग्रहण करती है और बीच का मिड धारण करके और वहां पर उन्हें फिट कर देती है। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, ये राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। राजनीतिक संस्कृति सदा नैतिक मूल्यों का समर्थन करती है, जिससे नैतिक मूल्यों की स्थापना से समाज में धार्मिक स्वरूप का निर्माण होता है जो सत्ताधारी दल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अमूर्त स्वरूप, अमूर्त स्वरूप में देखिए जब जनता राज्य के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करती है जो कि राज्य की कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। अमूर्त स्वरूप, जनता जो राज्य के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करती है कि राज्य हमारे लिए ये काम नहीं करता है, राज्य हमारे लिए ये सुविधाएं नहीं जुटाता है, कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाता है। आक्रोश जब जनता करती है तो राज्य की कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं जाना जा सकता। यानी उस समय मानसिक स्थिति शासकों के विरुद्ध होती है और जनता क्रांति चाहती है, यानी परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन जो है अमूल चूल परिवर्तन चाहती है। अमूल चूल परिवर्तन किससे संभव होता है? क्रांति से संभव होता है। क्रांति होती है तो अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जनता के मन मस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं।
जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं। गतिशीलता, व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही है, जीवन मूल्य जो है वो बदलते रहते हैं, समाज के मूल्य बदलते रहते हैं। कुछ सिद्धांत जो है वो स्थायी सिद्धांतों को छोड़कर कुछ सिद्धांत कुछ समय के लिए स्थापित होते हैं और कुछ समय बाद वो विलीन हो जाते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। राजनीतिक संस्कृति जो है वो भी गतिशील बनी रहती है। जैसे मान लो प्राचीन मूल्य नष्ट हुए और नवीन मूल्यों की स्थापना हुई, तो उसने क्या, राजनीतिक संस्कृति ने क्या किया, समन्वय किया। समन्वय करके और प्राचीन मूल्यों में कुछ छोड़ दिए और नवीन मूल्यों को ग्रहण कर लिया, यहाँ पर फिट हो गए। फिर और यदि मान लो कोई नवीन मूल्य होता है तो वो छूट जाता है। इस प्रकार वो उनमें आगे बढ़ती रहती है, अर्थात गतिशील होती है। अब देखिए राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र क्या है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास और कुशलता का राजनीतिक पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है। एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। संस्कृति क्या है, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान। संस्कृति क्या है, इसकी परिभाषा, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। एक अन्य उपयोगी उपागमों की तरह 1950-60 के दशक में उभरे हुए इस उपागम पर भी यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व और अस्थायित्व के कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा करना शुरू किया। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसकी पूर्व शर्तों के बीच संबंधों को समझने की चेष्टा की गई। ज्ञान संबंधों पर विचार करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि दोनों विश्व युद्धों के बाद भी ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतंत्र या संस्थाएं सुरक्षित रही। दोनों देश जो थे वहां पर फिर भी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था रही, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली के संवैधानिक ढांचे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे क्योंकि वहां पर तानाशाही शासन था। इन पर तानाशाही शासन था और यहाँ पर उदारवादी व्यवस्था थी। तो इतने दो युद्ध हो गए, युद्ध होने के बाद भी उनकी व्यवस्था है वो वैसे की वैसी कायम रही। लेकिन जहां पर तानाशाही शासन था, जर्मनी, स्पेन और इटली, तो वहां के संवैधानिक ढांचे नष्ट हो गए और नई व्यवस्था कायम हुई। इटली और जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहां संवैधानिक ढांचे होंगे वहां धीरे धीरे उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में मददगार होंगे। अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया था। 1950 और 60 की दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों के संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का उदाहरण था। 1950-60 में जो नई दुनिया के देश थे और उन्होंने जो संवैधानिक या संविधान बनाए वो संविधान पतन की ओर चले गए क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित व उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो कब पनप सकती है, जब वहां पर व्यवस्था उचित हो और अच्छा सामाजिक परिवेश हो, वही लोकतंत्र पनप सकता है, अन्यथा लोकतंत्र नहीं पनप सकता। और इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। ये जो परिवेश है, अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दशाएं स्थापित करना वो राजनीतिक संस्कृति कर सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था वे अपूर्ण सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उनमें एक दिशा थी, उनमें समन्वय की जो है वो व्यवस्था नहीं थी और इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हुए राजनीति के अध्ययन के लिए इसे महत्वपूर्ण मानती है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक अनुसंधान गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा ने 1963 में उनकी एक किताब थी द सिविक कल्चर,
पुस्तक का ये नाम पूछा जा सकता है, यानी गैब्रियल आमंड और सिडनी की पुस्तक थी सिविक कल्चर, जिसका नाम ये जो 1963 में लिखी गई थी, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, यानी राजनीतिक अभिवृत्तियां और लोकतंत्रात्मक 5 देशों में लोकतंत्र व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया। सिविक जो है, उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको को लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण किया था। ये जो किताब थी, इस किताब में उन्होंने ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, अमेरिका में और मेक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण, अर्थात राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव है वो कहां कितना रहा, इसका काम था इस किताब का, जो सिडनी वेब द्वारा लिखी गई। विशेष रूप से एक और ब्रिटेन तथा अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में अंतर का खुलासा किया गया। एक तो अमेरिका और ब्रिटेन की संस्कृति का या राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया, दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया। आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से, आमंड जैसे देखिए ये आमंड की परिभाषा है, आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान, अर्थात समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहां रखता है। यानी कहने का अर्थ है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ यह है कि राजनीतिक दल है या कोई संविधान है, कोई राज्य है या कोई समुदाय है, कोई समाज है, वो अपने जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के जो संदर्भ है, इन सदस्यों को नियमों में कहां तक रखता है, उनको मतलब कितनी सुविधाएं देता है अपने नागरिकों को, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। अन्य शब्दों में, एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, वह उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है, क्या वह सरकार के सामने अपने आप को विवश महसूस करता है अथवा अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने और अपनी बात को मनवाने में भी सक्षम होता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक देश में एक व्यक्ति जो है वो सरकार से क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षा है, सरकार से वो क्या चाहता है, क्या अपेक्षा है, उसकी देश के संचालन में क्या भूमिका है, देश में कोई कानून बन रहा है, उस कानून के प्रति उसकी क्या भूमिका रह रही है, वो क्या सोच रहा है। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने और न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है कि अपनी आवाज को वहां पहुंचाता है और उसे अपना न्याय प्राप्त होता है कि नहीं। क्या वह ये समझता है कि वह शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यानी एक देश का नागरिक, राजनीतिक संस्कृति की बात चल रही है, राजनीतिक संस्कृति कहां प्रभावित होती है कि एक नागरिक देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, क्या चाहता है, क्या वह अपनी बात को रख सकता है, क्या न्याय प्राप्त कर सकता है। सार के रूप में व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्यवाही के प्रति किस तरह का है। एक तो वह उस शासन व्यवस्था को दबे रूप में स्वीकार कर रहा है या अपने हृदय से उस देश शासन को स्वीकार कर रहा है, और यह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। यानी राजनीतिक संस्कृति ही जो है उसकी कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, शासक जो है, शासकों के नियम क्या है, वहां की संस्कृति और नियम कैसे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के प्रकार क्या है। प्रकार देखिए, प्रकार में राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण और इसका आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप में और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। इसका प्रकार यही है, आदमी किस रूप में भाग लेता है और किस हद तक लेता है। इस आधार पर आमंड और वर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बताई है। पहली है संकीर्ण राजनीति। कौन सी है? संकीर्ण। पहली राजनीति है संकीर्ण राजनीति। और संकीर्ण राजनीति क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो अपनी राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। इसमें संकीर्ण राजनीति में क्या होता है, देश के जो शासक होते हैं वही सब कुछ करते हैं, इसमें नागरिकों को पता ही नहीं होता है, नागरिकों को जो बताया जाता है वो उतना ही करते हैं। दूसरी है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। दूसरी अधीन की संस्कृति है।
अधीन। अधीन में क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। अर्थात संकीर्ण में तो उनको पता ही नहीं होता। अधीन या प्रजाभावी राजनीति होती है तो यहाँ इन नागरिकों को पता तो होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे देश में क्या हो रहा है, लेकिन या तो उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होते हैं या उनकी बात को दबा दिया जाता है। तीसरी होती है सहभागी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। ये तीसरी जो है स्वच्छ और शुद्ध नागरिक राजनीतिक सहभागिता होती है, राजनीतिक संस्कृति होती है, जिसमें वहां के लोग कानून में भाग लेते हैं, राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं, राज्य की सहायताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार वो तीसरे प्रकार जो सहभागी संस्कृति है वो सबसे अच्छी राजनीतिक संस्कृति है। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बताई। आमंड के अनुसार, देखिए ये पूछा जा सकता है कि आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृतियां कितने प्रकार की है, तो आपको कितनी बतानी है? 4। और वो 4 में पहली संस्कृति क्या है? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति होती है। आमंड ये कहता है कि एंग्लो अमेरिकी यानी जिसमें सामंजस्य होता है उनमें, यानी देश के नागरिकों में किसी भी व्यवस्था के लिए नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में सामंजस्य की भावना होती है, तो ये उदारवादी मूल्यों वाली राजनीतिक संस्कृति होती है। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। यह है फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियों परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से राजनीतिक संस्कृतियों भी दृष्टिगोचर। हाँ, ये महाद्वीपीय ये व्यवस्था भी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि संस्कृति के अलावा उप संस्कृतियां होती है, और वो उप संस्कृतियां क्या करती है? हिंसा को जन्म देती है, जिससे हिंसा संघर्ष उसके आधार पर नियम तय होते हैं या तानाशाही शासन व्यवस्था भी स्थापित हो जाती है। तीसरी है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। यानी पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ है कि वहां की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अभी पनपी नहीं है, अर्थात वहां की राजनीतिक संस्कृति या वहां की राजनीति है वो शेषावस्था में है, और वो है एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश है या जिनको हम विकासशील देश से कह सकते हैं या अर्ध विकसित देश कह सकते हैं या अविकसित देश कह सकते हैं, जहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित है। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती है। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही, चीन, उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहां का एक ही शासक होता है और वो होता है तानाशाह। तानाशाह क्या करता है कि सारी सेना उसके अंदर होती, उसके अधीन होती है, सारा काम उसी के अधीन होता है, वो ही सब कुछ करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्वाधिकारवादी। और ये चीन के जैसे उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश हैं वहां पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था है। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है कि इसके अतिरिक्त फाइनर ने सतह में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यून स्तरीय राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की। देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है, कौन यह है? कौन? फाइनर। यहां पर फाइनर है। फाइनर ने क्या बताया है? फाइनर ने सैन्य भूमिका के आधार पर, एक तो पहला सैन्य भूमिका के आधार पर, दूसरी सैन्य भूमिका, दूसरी विकसित राजनीतिक संस्कृति, तीसरी निम्न और चौथी न्यूना स्तरीय राजनीतिक संस्कृतियां। ये 4 संस्कृतियां फाइनर ने भी बताई। परिपक्व सैन्य सत्ता भूमिका न्यून होगी और बाकियों में क्रम से बढ़ जाएगी। वाइसमैन ने 3 विश्वयुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां, वाइसमैन ने, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइसमैन ने 3 विश्वयुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों की चर्चा की जिसमें संकुचित, पराधीन और सहभागी। ये राजनीतिक संस्कृतियां किसकी है? वाइसमैन की है। 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां संकुचित, पराधीन, सहभागी तथा संकुचित, सहभागी और राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण भी किया है, जिसको आप संकुचित, पराधीन और सहभागी।
उक्त वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों की दशा की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति तथा अभिजनवादी संस्कृति का भेद किया जा सकता है। मात्रात्मक आधार पर और शक्ति के आधार पर, एक तो आधार पर जनशक्ति जन संस्कृति और दूसरी अभिजनवादी जन संस्कृति, मतलब जिसमें जनता ज्यादा होती है। अभिजन में जो अभिजातीय संस्कृति होती है। आपने देखा होगा कि अभिजातीय संस्कृति क्या है। सामान्यतः जन संस्कृति की अपेक्षाएं अभिजनवादी संस्कृति से भिन्न होती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती है क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिति या स्थिरता तय होती है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण पहला पॉइंट है, इनके बीच में क्या संबंध है। देखिए, आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए राजनीतिक समाजीकरण आवश्यक है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा, यानी राजनीतिक संस्कृति के जो गुण है, विश्वास है, मनोवेग है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाता है? राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक समाज से दूसरे समाज में जो संस्कृति का जाना, जिसमें परिवार है, मित्र मंडली है, शिक्षण संस्थान है, इनसे क्या है कि एक जो गुण है या अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होती रहती है। राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचों में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता अवश्य बनी रहती है। अर्थात राजनीतिक जीवन निरंतर चलता रहता है और साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतया राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बंटी है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, जैसे जो तानाशाही शासन है, उप संस्कृति में बंटी हो, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता का अनुरूप ढालना अपरिहार्य होगा। राष्ट्र निर्माण जो वो राजनीतिक समाजीकरण क्या करेगा, वो उनकी आवश्यक राष्ट्र निर्माण की जो आवश्यकता है उनके अनुरूप वो ढालेगा। अब है राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। आमंड, वर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया। राजनीतिक संस्कृति का जो ये उपागम है किसके द्वारा विकसित हुआ? आमंड और वर्बा जैसे विचारकों द्वारा। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है, तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। वर्तमान समय में इसके महत्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके लाभ क्या है? राजनीतिक संस्कृति के लाभ क्या है? देखिए, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं नहीं रह करके राजनीतिक समाज पहला है। यानी अध्ययनकर्ता जो है उनके लिए अध्ययन का जो विषय है, अध्ययन का विषय को क्या रह गया? अध्ययन का विषय राजनीतिक समाज, राजनीतिक समाज हो गया है। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है। तीसरी इसकी विशेषता है, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न भी किया है। यह तीसरा पॉइंट है और ये दूसरा है, ये पहला है।
ये पहला है, पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, और ये चौथा लाभ। चौथा लाभ देखिए, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। राजनीतिक समाज है वो इतनी दिशाएं ग्रहण क्यों करते हैं। अतः और अंत में इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया है। अर्थात राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र बनाने में भी राजनीतिक संस्कृति का अपूर्व योगदान है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और पाठ भी आपके समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न है, अपन ने 9 प्रश्न पहले पढ़े थे, वो सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक विशेष प्रश्नों के वीडियोज है, वो भी आपके लिए डाले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।